नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी एक्टिविज़्म, आपका रिसर्च, आपका जो भी काम है वो बहुत अच्छे से चल रहा होगा। और आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल नया नया है। हमारा कोशिश है कि हम एडुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने रखें, जिससे कि आपका नॉलेज इनरिचमेंट हो, नॉलेज डिसमिनेशन हो और नए नए इंस्टीट्यूशंस, नए नए टॉपिक पर हमारी कोशिश है कि आपके सामने ऑथेंटिक और जेन्युइन नॉलेज पहुंचाया जाए, क्योंकि यह एक एडुकेशनल डिस्कशन है, लेक्चर है। तो आज इसी के साथ हम एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करने आपसे जा रहे हैं जिसके बारे में आप बखूबी जानते हैं, रोज़ आप सुनते हैं, रोज़ डिस्कशन में ये बातें चलती हैं और आप उस संस्थान से बहुत ही परिचित हैं। एक परिचित संस्थान है, लेकिन इन सारे विवादों, इन सारे राजनीतिक बहसों के बीच में उसके बारे में आपको जानना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वो संस्थान इतना ज़रूरी है जानना, ताकि आप समझ सकें कि वो उसका महत्व क्या है या उसका क्या असल में मायने है, उसका क्या बेजा इस्तेमाल हो रहा है। निश्चित तौर पे मैं सीबीआई की बात नहीं करने जा रहा हूँ। इसके अलावा भी एक संस्थान है इंडिया में जो आज सबसे ज़्यादा चर्चित संस्थान है, जिसको आप ईडी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल आपने सही समझा दोस्तों, ईडी प्रवर्तन निदेशालय हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं, राइट। तो या डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी इसको कहा जाता है, या सिंपली इसको शॉर्ट फॉर्म में ईडी कहते हैं। अब सवाल हमारे सामने ये है, या आपके सामने ये है कि आखिर ईडी क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट संस्थान के रूप में इसका उदय हुआ है। और दूसरी बात ये कि पहले हम लोग सीबीआई के बारे में बहुत बातें करते थे, राइट, कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बहुत बातें हम लोग करते थे, बहुत सारी चीज़ें वो इन्वेस्टिगेट करती थी, हर मुद्दे में ये बात आता था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन आज जो जिस संस्थान की चर्चा है वो है ईडी। आप जानते होंगे, ईडी के बारे में पढ़ते होंगे, हमेशा इसके बारे में राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टी खास करके जो अपोजिशन में या पक्ष में, उसके बारे में चर्चा करती हैं। तो उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आपके लिए सार्थक रहेगी और हमारे लिए भी सार्थक इस रूप में रहेगी कि इसके बारे में मैं आपको एक अच्छी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी दे सकूं कि आखिर इसका महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इस संस्थान को बनाया गया था, और उस आधार पर आपको तय करना है। हम उस सवाल को नहीं एड्रेस करने जा रहे कि क्या इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये एक राजनीतिक सवाल हो सकता है, क्योंकि जो सरकारें आती हैं उसको जस्टिफाई करती हैं और जो विपक्ष में होता है वो हमेशा उसको करता है, उसको क्रिटिसाइज करता है। लेकिन लीगली स्पीकिंग, सोशली स्पीकिंग, क्या है इस संस्थान का एग्जिस्टेंस, कैसे इसका उदय हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि जब भारत आज़ाद हुआ, इसकी एक पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय एक भारत की जो संसद है उसने एक लॉ पास किया जिसको हम लोग फेरा कहते हैं, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, ठीक है। तो इसका क्या काम था, ये ऐसा एक लॉ था जो फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता था कि जो आपकी रुपी है, तो रुपी डॉलर के कंपैरिजन में, चाहे फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में, वो कैसे उसका एक्सचेंज किया जाएगा, कितने पर एक्सचेंज किया जाएगा। इसको इस लॉ से सरकार को पावर मिलता था कि वो फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करे। तो उसी लॉ के अंतर्गत 1956 में इस संस्थान का उदय होता है और उस समय इसको इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से जाना जाता था। तो किस कानून के अंतर्गत, फेरा। तो फेरा एक कानून था जो 1947 में पास किया गया। उस समय इसको इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से जाना जाता था और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का एक डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत रखा गया, राइट। बाद के दिनों में
बाद के दिनों में 1960 के दशक के बाद में इस डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर में ही आता है, तो उसके अंदर इसको शिफ्ट किया गया। धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर ग्लोबल ट्रेड धीरे धीरे बढ़ रहा था, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा था, लिबरलाइजेशन बढ़ रहा था, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा था, और धीरे धीरे इकोनॉमिकली लोग रीच हो रहे थे। इसके साथ ये भी चीज़ें हो रही थी कि 1980-90 के दशक में अगर आप देखेंगे, उस पर आएंगे इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या किए गए, तो उस समय धीरे धीरे टेररिज्म की फंडिंग, ठीक है, तो जो पैसे आ रहे थे लोगों के पास उसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा था, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा था। मतलब आप सोर्स नहीं बता रहे थे या लोग नहीं बता रहे थे, जो बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े जो पैसे कमाने वाले लोग थे, वो उस धन को छुपा रहे थे, इनकम को छुपा रहे थे, उसका बेजा इस्तेमाल हो रहा था और टेररिज्म को फंडिंग किया जा रहा था। यही नहीं, केवल नेशनल लेवल पर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी टेररिज्म का फंडिंग होना शुरू हो गया। तब ये कोशिश की गई, इंडिया में भी ये बात शुरू हुई कि भाई आखिर इसको कैसे रोका जाए। तो रुकना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि जो पैसा है, जो लोग पैसा कमा रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका कंस्ट्रक्टिव या प्रोडक्टिव यूज ना करके उसका गलत चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा था। आतंकवाद को बढ़ावा देने में, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा देने में, मनी को लॉन्डर करके, उसको छुपा के, उसके सोर्स नहीं बताए जा रहे थे कि आखिर इसका सोर्स क्या है इनकम का, करप्शन करके, जनता के पैसे को लूट करके। समझ रहे हैं आप बात को? तो इसके साथ साथ ये डेवलपमेंट चल रहा था। तो इसी के साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि जो ये फेरा था, उस फेरा में मतलब एक ऐसा कानून है फेरा के अंतर्गत जो इस यूनिट का शुरू में नींव रखा गया था, ठीक है। बाद के दिनों में 1999 में, एक तो डेवलपमेंट एरा, 1999 में जो फेरा था उस लॉ को रिप्लेस कर दिया गया और एक नया लॉ लाया गया। आपको याद होगा 1991-92 में आपके यहाँ काफ़ी बड़े स्तर पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लागू किया जाता है, ट्रेड को लिबरलाइज किया जाता है। तब उस समय फेरा को हटा करके फेमा लाया गया, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। उस समय तक इसी कानून के अंतर्गत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इकोनॉमिक क्राइम और फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड क्राइम को इन्फोर्स करने का, मतलब उस कानून को इन्फोर्स करने का, ताकि इकोनॉमिक क्राइम्स प्लस फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड क्राइम जो है उसको रोका जा सके। समझ रहे हैं? इस कानून के अंतर्गत ये संस्था काम करती थी। बाद के दिनों में क्या हुआ कि 1989 के आसपास आप देखेंगे, 1989 के आसपास क्या हुआ कि इस संस्थान का और महत्व बढ़ा, क्योंकि इस समय क्या हुआ कि 1989 में एक FATF नाम की संस्था बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसका नाम था, फुल फॉर्म था फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इस टास्क फोर्स का मैंडेट ये था कि इंटरनेशनल स्तर पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रयास है या क्राइम है, अपराध है, उसको रोकने का प्रयास करना, आपस में इंटरनेशनल लेवल पर जो भी नेशनल लेवल की एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इसको रोकने का प्रयास। इसी प्रयास में 1998 में एक और डेवलपमेंट 1998 में एक और डेवलपमेंट होता है। यूनाइटेड नेशंस असेंबली ने एक पॉलिटिकल रिजोल्यूशन पास किया और ये कहा कि इस मनी लॉन्ड्रिंग को हमें रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करने होंगे और राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए कानून पास करना होगा। इसी प्रयास में इंडिया में पहली बार प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिल 1998 जो है लोकसभा में 4 अगस्त 1998 को उस समय के फिनांस मिनिस्टर श्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया। उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। बाद के दिनों में इसका बहुत सारी पार्टियों ने विरोध किया,
कि इसका बेजा इस्तेमाल हो सकता है, गलत इस्तेमाल हो सकता है ओपोजिशन के खिलाफ। ध्यान दीजिएगा कि ये नया लॉ बन रहा था। हमने फेमा कहा, फेमा ऑलरेडी इसको पावर देता था, लेकिन इसके अलावे एक मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक नया कानून 1998 में इंडियन पार्लियामेंट में आया। 1999 में इस लॉ को लोकसभा ने पास किया। और लेकिन इसके बीच एक कहानी और है। कहानी ये है कि ओपोजिशन का उस समय मांग था कि इस बिल को पार्लियामेंट के सेलेक्ट कमिटी, ज्वाइंट कमिटी को भेजा जाए, लेकिन सरकार इस पर नहीं मानी। उसने फिनांस मिनिस्ट्री के एक कमिटी के पास, जो मिनिस्ट्रियल कमिटी है, उसके पास भेजा। और इस तरह से ये कानून 2002 में पास होता है, लेकिन इसको लागू किया जाता है 2005 में। 2005 में लागू होता है, फोर्स में आता है। इस कानून को लागू उस समय की एनडीए की सरकार ने किया, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब एनडीए की सरकार पास की इस कानून को, उसके बाद सत्ता में यूपीए 1 आती है। इसका रूल्स रेगुलेशन किसने बनाया? यूपीए 1 ने इसका रूल्स और रेगुलेशन बनाया। तो इस तरह से ये कानून 2002 में फाइनली एक्ट बनता है और 2005 में इसे फुली लागू किया जाता है। राइट। अब समझिए, यहाँ ये आपको समझना है कि एक कानून पहले से था जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना काम कर रहा था उसी के अकॉर्डिंग, लेकिन अब एक नया कानून उसको मिला और उस नए कानून के हिसाब से उसको मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का पावर मिल गया। मतलब 2 लॉ अब वो इन्फोर्स कर रहा था। इस तरह से आप देखिए कि इस संस्थान का क्या होता है? उदय होता है। यही नहीं, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि केवल इसी कानून को ये नहीं लागू करता है, ठीक है? केवल इसी कानून को नहीं लगता। इतना पावरफुल अगर संस्थान है तो केवल इसी वजह से नहीं है, इसको और भी कानून का पावर मिला हुआ है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एंटिक एक्ट, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट, पासपोर्ट एक्ट, आईटी एक्ट। मतलब इस कानूनों के अंतर्गत कहीं भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई ऑफेंस कर रहा है, इकोनॉमिक क्राइम कर रहा है, तो उन सारे केसेज में इसको पावर है इन कानूनों को लागू करने का। और ये वजह है जिसकी वजह से ये संस्थान इतनी पावरफुल होकर उभरी। आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की हर जगह अब चर्चा है। अर्थव्यवस्था, आप चाहे फॉरेन पॉलिसी की बात करें, नेशनल पॉलिसी की बात करें, हर जगह अर्थव्यवस्था की चर्चा होती है। अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़े आप कहें कि पॉलिसी डिस्कोर्स के रूप में या डिस्कोर्स के रूप में उभरा है। तो इस मायने में इकोनॉमिक क्राइम बढ़ गया है, और इकोनॉमिक क्राइम बढ़ने की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ गया, लूट बढ़ गया, ठेकेदारी में करप्शन है, नौकरी में करप्शन है, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। अब देख रहे हैं, तो इन सारे चीज़ों को डील करने के लिए एक संस्था आपके यहाँ है जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं। और जब ऐसे पैसे कमाए जाते हैं तो आप दिखाएंगे कैसे? तब उसको गलत तरीके से बिना दिखाए, सोर्स को बिना एक्सपोज किए, डिस्क्लोज किए, उसका गलत इस्तेमाल गलत जगहों पर किया जाता है। यही नहीं, बाद के दिनों में जब यूपीए की सरकार थी तब इसमें 2 अमेंडमेंट किया गया। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। पहला अमेंडमेंट 2009 में किया गया, जिसमें आप जानते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है इंडिया में, उसमें एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी का प्रोविजन है, जो आप षड्यंत्र करते हैं, आपराधिक षड्यंत्र जो होता है, उसको इसके शेड्यूल में लाके डाल दिया गया है। अब इसका माने ये हुआ कि इन ऑफेंस से संबंधित कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी भी करता है तो वह इस लॉ के अंतर्गत आता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और उसके हिसाब से ये संस्था अगर कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी करता है इन सारे अपराधों को लेकर, जिसको शेड्यूल्ड अनुसूचित अपराध कहते हैं, तो ये एजेंसी कार्रवाई कर सकती है। मतलब आप देखिए उसका स्कोप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो 2009 में यूपीए की सरकार ने ये किया। सेकेंड अमेंडमेंट 2002 में हुआ, और इसमें आप समझिए कि जो आपका जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है, जो शेड्यूल इसमें ऑफेंस का दिया गया है इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में, इसमें
एक और कानून ऐड कर दिया गया, वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अब आप समझिए, करप्शन के जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, जितने भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो सकते हैं, क्रिमिनल एस्पेक्ट हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को, उन सारे अपराधों को इसके शेड्यूल्ड क्राइम्स में शामिल कर दिए गए, मतलब एक इसके लॉ में शामिल कर दिया गया। और जब इतने चीज़ें इसको दे दी गई तो ये संस्थान कितनी मजबूत हो सकती हैं, आप ये उम्मीद करिए और या उम्मीद कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी इकोनॉमिक क्राइम से रिलेटेड ऑफेंस है, लगभग सबका पावर इस एजेंसी को मिला हुआ है और इसी वजह से यह एजेंसी इतनी मजबूत है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि इस एजेंसी की इतनी चर्चा क्यों है? एक चर्चा यह भी है कि इसमें जल्दी बेल नहीं मिलता, इसमें जल्दी बेल नहीं मिलता, और बेल मिलता भी है तो इसका प्रोविजन बहुत ही टफ है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। जी, ये बात आपको समझना है। आपको दो चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ। पहला तो ये बताना चाहता हूँ कि जो आपराधिक न्याय का जो आपके यहाँ संहिता है, क्रिमिनल जिसको आज हम लोग पहले सीआरपीसी कहते हैं, नए कानून आने के बाद वो भारतीय न्याय संहिता जिसको आज आप कहते हैं, तो उसमें जो प्रोविज़न है वो पूरा का पूरा प्रोविज़न, चाहे ऐसे कहें कि जो क्रिमिनल लॉ है, या सिविल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल क्रिमिनल लॉ का होता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अपराधी को, किसी भी व्यक्ति को, अभियुक्त को, सॉरी अपराधी मत कहिएगा, यहाँ पे करेक्शन आप कर लीजिएगा, ये गलती से बोल दिया, किसी भी अभियुक्त को तब तक अपराधी नहीं मानेंगे जब तक कि आप एविडेंस के द्वारा, साक्ष्य के द्वारा, बिना किसी संदेह के ये प्रूफ नहीं कर देते कि वह अपराधी है। मतलब इसको कहा जाता है कि एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक कि उसका अपराध प्रूफ नहीं कर दिया जाता तब तक उसको हम निर्दोष मानते हैं। ये आपके आपराधिक न्याय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, लेकिन ये जनरल प्रिंसिपल है, ये ध्यान दीजिएगा। लॉ में पढ़ाया जाता है जनरल प्रिंसिपल, एक्सेप्शनल या एक्सेप्शनल रूल्स या लॉ, एक्सेप्शन भी होते हैं। जनरल प्रिंसिपल एक जनरल प्रिंसिपल होता है, लेकिन उसका एक्सेप्शन होता है डिफरेंट सिचुएशन के लिए, डिफरेंट कंटेक्स्ट के लिए। तो यह ध्यान दीजिए कि ये प्रोविजन कहा जाता है कि सारे क्रिमिनल लॉ का आधार है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। जैसे यूएपीए लॉ का आप नाम सुने होंगे, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, उसमें भी यही प्रोविजन है जो एक्सेप्शन क्रिएट करता है और कहता है, समझिए इस बात को, ये पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 45 में है, उसमें दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो अभियुक्त है, मतलब ईडी ने अगर किसी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अरेस्ट किया तो ये अभियुक्त की जिम्मेवारी है कि वो सिद्ध करे, वो प्राइमा फेसी सिद्ध करे कि हमने ये अपराध नहीं किया है। जबकि पहला प्रिंसिपल क्या कह रहा था कि जो सामने वाली पार्टी, मतलब जो राज्य है, जो सरकार है या पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसको प्रूफ करना था कि इस व्यक्ति जो अभियुक्त है उसने अपराध किया है। और जब तक वो प्रूफ नहीं, मतलब जब तक राज्य या सरकार या पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं प्रूफ करती, तब तक उस अभियुक्त को हम अभियुक्त ही मानेंगे, अपराधी नहीं मानेंगे। लेकिन इस कानून में ये प्रिंसिपल पलट दिया गया है। इसकी अपनी आलोचना भी है, इसके अपने समर्थक भी हैं, लेकिन ये प्रोविजन ये करता है कि यहां अभियुक्त को प्रूफ करना है कि उसने अपराध नहीं किया है। तो कहने का मतलब आप समझिए कि यहाँ पे अभियुक्त के सामने बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है कि तुम बताओ भाई कि हमने अपराध नहीं किया है, तभी आपको बेल मिलेगा। यही नहीं, इतने पर बेल नहीं मिल जाएगा। यही सबसे महत्वपूर्ण इसका प्रोविजन है। फिर ये कहता है, मतलब ये स्टेट को पावर देता है कि अगर किसी को कोर्ट बेल देना चाहती है
तो उस बेल एप्लीकेशन के ऊपर सबसे पहले बेल देने से पहले जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो सरकार का, राज्य का प्रतिनिधि होता है, उसको आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, उसको सुनना पड़ेगा। वो आपके खिलाफ वो अपना बात रखेगा कि नहीं, बेल नहीं दिया जा सकता। कहने का मतलब कि ये कोर्ट के केवल डिस्क्रिप्शन पर नहीं है, कोर्ट को भी पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ऑब्जेक्शन सुनना होगा, तभी उस पर फैसला हो सकता है, या ही नहीं। अब तीसरा पॉइंट सुनिए, वो भी मजेदार है कि कितना स्टेट को चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इससे पावर मिलता है कि अगर मान लीजिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहां पेश होता है और उसने वो अपना आर्गूमेंट ऑब्जेक्शन देता है, वो सस्टेन नहीं करता है, कोर्ट कन्विंस नहीं होती है, तो ये कोर्ट को कन्विंस अपने आप को करना होगा, उसे सेटिस्फाई होना होगा, उसे रीजन देना होगा कि हम ये मानते हैं, कोर्ट मानती है कि इस अभियुक्त के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं है जिससे यह साबित हो कि यह अपराध किया है। प्लस दूसरा कंडीशन भी है, कोर्ट को यह भी देखना होगा, यह भी उससे कहना होगा जो अभियुक्त है कि आप बेल पर जब जाएंगे या यहां से निकलेंगे बेल पर, तो आप कोई और अपराध इस तरह का नहीं करेंगे। ये गारंटी लेना होगा केवल बॉन्ड पर। आप बेल जो लेते हैं, अभियुक्त जो बेल लेता है, वो एक बॉन्ड पेपर साइन करके वो करता है, केवल बॉन्ड पेपर पर नहीं हो सकता। जैसे कि जनरल जो आपका सीआरपीसी है, उसके हिसाब से पहले जो होता था वो चीज़ नहीं होगा। तो आप समझिए कि ये कितना डिफिकल्ट होगा। मतलब पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ जिसको हम लोग कहते हैं, वो पूरा का पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है किसके ऊपर है? अभियुक्त के ऊपर है। इसलिए इतना मुश्किल होता है इस कानून के अंतर्गत बेल पाना। ठीक है, तीसरी बात आप ये समझिए, जो नेक्स्ट बात है, मतलब जो आपको समझना चाहिए कि ये ध्यान दीजिए कि ईडी को पुलिस के रूप में डिफाइन नहीं किया गया, और उसको पुलिस नहीं माना गया है। पुलिस नहीं मानने का नतीजा क्या है कि अगर पुलिस नहीं माना गया है तो जो सीआरपीसी का प्रोविजन है पुलिस के ऊपर लागू जो होता है कि उसके सामने अगर आप स्टेटमेंट देते हैं, कन्फेशन करते हैं, तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है, वो कोर्ट में एविडेंस के रूप में नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है। समझिए कितना बड़ा ये पॉइंट है ईडी के लिए, और इसी का इस्तेमाल वो करती है कि अगर ईडी के कस्टडी में आपने कोई बयान दे दिया तो बयान कोर्ट में एडमिसिबल है, वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा साक्ष्य के रूप में। जबकि जो नॉर्मल सीआरपीसी का प्रोविज़न है, या जो भी अभी आपका भारतीय न्याय संहिता जो आपका आया है, या नागरिक सुरक्षा संहिता जो आया है, उसमें जनरली क्या होता है कि पुलिस के सामने, चाहे जो आपका साक्ष्य संहिता जो है, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, पुराना या नया जो भी आप माने उसको, उसमें पुलिस के सामने दिया गया बयान आपका कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, लेकिन यहाँ होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है ईडी के हाथ में कि कुछ भी अगर आप कस्टडी में कहते हैं, बयान देते हैं कोशिश उस अपराध से संबंधित, तो वो कोर्ट में एडमिसिबल है साक्ष्य के तौर पर। मतलब यहाँ सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रोटेक्शन मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको नहीं मिला हुआ। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा, ये दो जो पहलू है, एक बेल का और एक कन्फेशन आप कर लेते हैं या कोई स्टेटमेंट ऐसा दे देते हैं पुलिस के सामने, तो उसे साक्ष्य माना जाएगा। जबकि जनरल जो लॉ था आपका, उसमें ऐसी बात नहीं है। इस वजह से ये दो प्रोविज़न है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट है, हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं वो कर सकते। अच्छा, दूसरी बात की एक बात और यहाँ ध्यान रखिए कि जनरली जो आपका क्रिमिनल लॉ होता है, कोई अपराध संज्ञेय अपराध होता है, तो उसमें FIR रजिस्टर होता है। लेकिन उसी तरह का एक प्रोविज़न यहाँ भी है कि इसमें उसे FIR नहीं कहते, इसको ECIR कहते हैं। ठीक है, इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और ध्यान दीजिएगा कि ये FIR से कुछ हद तक अलग है। हमारे पास समय नहीं है कि उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूं, राइट। लेकिन इसके साथ साथ मैं और 2-4 मिनट आपको लेके एक चीज़ और समझाना चाहता हूं कि आप कभी इसके वेबसाइट पे जाइएगा और इसका क्या परफॉर्मेंस है उसको भी देखिएगा, कितना परफॉर्मेंस है। जैसे हमारे पास एक डेटा है, राइट,
हमारे पास एक डेटा है जो इसमें बताया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा कि नंबर ऑफ ईसीआई रिपोर्टेड, मतलब एक तरह से आप कहें कि इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कितना रजिस्टर्ड हुआ है, 5,906। ठीक है, तो इस तरह से वो हुआ। फिर अमाउंट ऑफ पीएओ इशूड, पीओ का मतलब यहाँ पे होता है प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर, कितना इशू हुआ है, 1,919। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप इसमें देखिए, कन्विक्शन कितना हुआ। कन्विक्शन मात्र नंबर ऑफ अक्यूज्ड कन्विक्टेड अंडर दिस लॉ PMLA, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कन्विक्शन कितना हुआ है, 45। तो मतलब कन्विक्शन रेट बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा कि नंबर ऑफ ट्रायल रिजल्टेड इन अक्विटल भी बहुत कम है। अगर कन्विक्शन आपको कम दिख रहा है मतलब अभी तक 45 है, और ये डेटा कब तक का है, डेटा 31 जनवरी 2023 का डेटा है। तो कहने का मतलब कि अक्विटल भी मात्र 1 है अभी तक, और कन्विक्शन 45 है। इसके साथ साथ आप देखिए, इसके साथ साथ टोटल अमाउंट ऑफ कन्फिस्केशन कितना है, 15,623 करोड़ रुपए। तो ये एक ब्रीफ डेटा इसमें दिया गया, आप इजीली देख सकते हैं। तो ये हम आपसे बताना चाहते हैं कि ठीक है, लॉ है, कानून है, सब चीज़ है, और किस तरह से ये प्रिंसिपल जनरल लॉ से अलग है ये आपने बताया। तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि जो ये संस्थान है जिस पर्पज के लिए बनाया गया है, तो उस पर्पज को केवल पूरा करने का अर्थ ये नहीं है कि आप इतने लोगों को अरेस्ट कर लिए, आप इतने लोगों को कस्टडी में रखे, राइट, आप इतने लोगों को समन किए। पॉइंट ये है कि आपका कन्विक्शन कितना होता है, मतलब टोटल केसेस जो आपने रजिस्टर ECIR किया है उसमें कितने लोगों का कन्विक्शन हो रहा है, मतलब कितने लोग आरोपी सिद्ध हो रहे हैं, अपराधी सिद्ध हो रहे हैं। तब जाकर के हम ये परफॉर्मेंस मान पाएंगे कि आपका इस संस्थान का क्या परफॉर्मेंस है। दूसरा बात, जो एलिगेशन इस पर लग रहा है कि ये सरकार के बिहार पर सरकार ओपोजिशन को प्रभावित कर रही है, चाहे उनसे बदला ले रही है, उनको पूरी तरह से तहस नहस करके किसी पार्टिकुलर पार्टी को कर रही है, तो ये आपका मुद्दा है, एक राजनीतिक मुद्दा है। हम इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन एक दो पॉइंट आपको मैं बता दूं इस कानून के लीगलिटी, ये इस संस्थान के लीगलिटी के संबंध में, कि 2022 में एक केस आया था, राइट, और उस केस में इस संस्थान को चैलेंज किया गया था, इस संस्थान को चैलेंज किया गया था। और इस केस का नाम है एक्चुअली विजय मंडल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन इस केस में कहा गया कि नहीं, ये संस्थान अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो उस केस के बाद इसके लीगलिटी पर, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर कोई सवाल नहीं है, ठीक है। उसमें यह भी बात कहा गया कि ये जो प्रोविजन बिल का है, जो एक्सेप्शनल एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया है जनरल लॉ के बाहर, वो जस्टिफाइड है, इसलिए ये लॉ जो है लीगल है। और इसमें ये सारी बातें क्लेरिफाई की गई जो हमने पुलिस के बारे में कहा कि पुलिस इसको नहीं माना गया है, और इसी वजह से जो पुलिस पर जो रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन जो एविडेंस एक्ट में या CRPC में वो लागू नहीं होता। दूसरी बात कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, अक्यूज्ड पर है। ये बहुत बड़ा एक शिफ्ट है आपके क्रिमिनल लॉ में, लेकिन जो ज्यूरिस्ट हैं या लीगल एक्सपर्ट हैं उसको इस रूप में जस्टिफाई करते हैं कि ये एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के लिए बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। लेकिन जिस स्तर पर इसका इस कानून का, इस एजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है, ये एक सवाल खड़ा करता है हमारे और आपके माइंड में कि कन्विक्शन तो बहुत ज़्यादा नहीं है। 45 केसेज का कन्विक्शन आप देखें इसके डेटा के हिसाब से, तो ये तो बहुत बड़ा कन्विक्शन नहीं है। और इतने लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, और उनको 3-3 साल 4-4 साल अगर आप जेल में रख देते हैं बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी उसके, तो उनका करियर, उनका पॉलिटिकल लाइफ या उनका जनता खास करके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये डेमोक्रेसी को हैम्पर कर रहा है, क्या आपके लोकतंत्र को अगर
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सारे जेल में होंगे, तो उनके जनता का क्या? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पे हम लोग को चर्चा करना है कि कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है, ठीक है, एक्विटल भी बहुत कम है, कन्विक्शन भी कम है। ये हमें तय करना होगा, देखना होगा कि क्या अगर ये सारे केसेस जितने अरेस्ट हो रहे हैं लोग, अगर ये कन्विक्शन में नहीं बदल पाता है, केवल अब आप डाउट के आधार पर उन्हें अरेस्ट करेंगे, तो फिर उनके राइट का क्या होगा, उनके डेमोक्रेटिक राइट का क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का क्या होगा? सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन बिफोर यू एंड यू हैव टू डिसाइड on the basis of activity of this agency, on the basis of data given by this agency on its website। तो आप एक बार उस डेटा को देखें और एनालाइज करें, आप सक्षम हैं इस चीज़ को करने में, और तब देखें और इस बात का इवैल्यूएशन करें कि क्या ये एजेंसी जिस पर्पज के लिए बनाई गई थी, जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, उस उद्देश्य को पूरा कर रही है, या सरकारी एजेंसी के रूप में केवल, या सत्ताधारी दल के रूप में काम कर रही है। ये आपको डिसाइड करना है, हम नहीं डिसाइड करेंगे। हम केवल इसके लीगल और बाकी इशू पर आपके सामने बात रखे, बताए कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ, किस लिए हुआ, क्यों हुआ, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या डेटा कहता है, और बाकी चीज़ें। सो इसी के साथ मैं इस बात को, इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूं, और फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सजेशन दें कि और किन टॉपिक्स पर हम वीडियो आपके सामने रखें, अपनी बात को रखें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।